आज हम प्रकाश का जो अपवर्तन पार्ट पढ़ रहे हैं उसमें हम सेकंड वीडियो आज देखेंगे। तो प्रकाश का जो अपवर्तन वाला जो हमारा चैप्टर अभी चल रहा है उसमें हम सेकंड वाला वीडियो बना रहे हैं। तो उसमें आप ध्यान से देखें, सबसे पहला हमारा जो टॉपिक आता है उसमें हमें दिया हुआ है कि अपवर्तनांक किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हमें अपवर्तनांक की परिभाषा देखनी है कि अपवर्तनांक क्या होता है। पहले आप समझ लीजिए कि अपवर्तनांक एक संख्यात्मक मान होता है, यानी एक संख्या होती है, अंक होता है जिसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। मतलब अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि ये एक तुलनात्मक राशि होती है, यानी एक अनुपात में राशि होती है। और जो राशि तुलनात्मक होती है यानी जिसका अनुपात में हम निकालते हैं तो उसका कोई भी मात्रक नहीं होता है, तो जी ध्यान रखें। और अपवर्तनांक एक संख्यात्मक मान है, जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होता है उस माध्यम में जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो उतनी ज़्यादा मुड़ती हैं, और अलग अलग जो माध्यम होंगे उनके लिए प्रकाश का अपवर्तनांक भी क्या होता है, अलग अलग होता है। तो जी हम यहाँ पे समझेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि अपवर्तनांक क्या कहलाता है, उसकी परिभाषा हम देखेंगे। किसी माध्यम का अपवर्तनांक वह संख्या होती है, मतलब हमने बताया ना कि एक संख्यात्मक मान है आपका, ठीक है। तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक वह संख्या है जो बताती है कि उस माध्यम में विद्युत चुंबकीय जो तरंगें होती हैं, यानी जो प्रकाश होता है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। तरंगें आप कक्षा 9th में पढ़ चुके होंगे कि तरंगें दो प्रकार की होती हैं, एक तो होती हैं विद्युत चुंबकीय तरंगें, एक होती है यांत्रिक तरंगें। मतलब दो प्रकार की, एक विद्युत चुंबकीय तरंग और एक होती है यांत्रिक तरंगें, जो कक्षा 9th में पढ़ चुकी हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगें वो तरंगें कहलाती हैं जिनको चलने के लिए, जिनके गमन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, उनको बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगें। जैसे प्रकाश है तो वो एक विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, क्योंकि उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये विद्युत चुंबकीय तरंग है। यांत्रिक तरंगें वो होती हैं जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे ये हम बोल रहे हैं अभी, तो इससे जो तरंगें उत्पन्न हो रही हैं, जो वातावरण में जो तरंगें उत्पन्न हो रही हैं वह कौन सी हैं, यांत्रिक तरंगें हैं। यांत्रिक तरंगों को गमन करने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे यहाँ पर अगर वायु नहीं होती तो हमारी आवाज़ आप तक नहीं पहुँच रही होती, या इस कमरे में नहीं गूंज रही होती आवाज़, क्योंकि जो यांत्रिक तरंगें हमारे निकल रही हैं जो मुँह से, ठीक है, तो जी यांत्रिक है, इनको गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे विद्युत चुंबकीय तरंग यानी प्रकाश तरंग यानी प्रकाश किरण है। तो वही है कि अपवर्तनांक, किसी माध्यम का अपवर्तनांक वह संख्या है जो बताती है कि उस माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल किसी अन्य माध्यम की अपेक्षा, ठीक है, कितने गुना कम या अधिक है, इसे हम n से प्रदर्शित करते हैं। तो हम इसको क्या है, एक संख्यात्मक मान के रूप में क्या है, इसको परिभाषित करते हैं कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक वह संख्या है या जो बताती है कि किसी माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल किसी दूसरे यानी किसी अन्य माध्यम की अपेक्षा कितने गुना अधिक है या कितने गुना कम होती है। इसे हम n से प्रदर्शित कर लेते हैं। मान लीजिए कि हमने दो माध्यम ले लिए। कौन से माध्यम ले लिए हैं, दो माध्यम। यहाँ पर हमने ले लिया जल और यहाँ पर क्या लिया हमने, कांच। तो कांच, जल का अपवर्तनांक हमने क्या मान लिया, n1, और इसका क्या मान लिया है, n2 मान लिया है। जल का अपवर्तनांक है n1 और कांच का अपवर्तनांक है n2। तो अब यहाँ पे हम सूत्र लिखेंगे, जी हमने लिखा है n1 n2, यानी पहले माध्यम के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक। इसको हमें ऐसे पढ़ना है,
पहले माध्यम के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक। तो पहले माध्यम के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष निकालते हैं उसका हम नीचे रखते हैं जी, हमें ध्यान रखना है, क्योंकि इसी का उपयोग हम क्या करेंगे, अंक के जो प्रश्न करने जाएंगे उनमें भी हमें करना है। तो जिसका अपवर्तनांक निकालना होता है उसका मान हमें ऊपर रखना होता है, और जिसके सापेक्ष, माने हम किसके सापेक्ष तुलना कर रहे हैं, पहले माध्यम के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष हम तुलना करते हैं उसका मान लिखते हैं हम नीचे, और जिसका निकालना है उसका मान रखते हैं हम ऊपर। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे पहले माध्यम के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक। तो जी माध्यम 2 का अपवर्तनांक है, तो 2 का हम ऊपर लिखेंगे, और जी की तुलना कर रहे हैं जिसके साथ उसका नीचे लिखेंगे। साइन आई अपॉन साइन आर, मतलब पहले माध्यम में जो कोण बनेगा उसका मान बटे जो दूसरे माध्यम में कोण बनता है, अपवर्तन कोण बनता है, उसका मान हमें यहाँ पे लिखती है। तो हमारा सूत्र हो जाता है 1n2 इक्वल टू होता है n2 अपॉन n1 इक्वल टू होता है साइन आई अपॉन साइन आर। साइन आई जो होता है वो आपतन कोण कहलाता है, और साइन आर है वो अपवर्तन कोण है। तो जी यहाँ पे आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे आगे, फिर हमने लिखा है अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध क्या होता है। मान लीजिए किसी माध्यम में प्रकाश की चाल है v, माने कोई माध्यम हमने ले लिया है, जैसे हमने जल ले लिया या वायु ले लें या कांच ले लें, उसमें प्रकाश की चाल है हमारी v, स्मॉल v है, तथा वायु में प्रकाश की चाल क्या है, स्मॉल c हो, तो माध्यम का अपवर्तनांक का सूत्र बन जाता है हमारा n बराबर c अपॉन v, जहाँ पर n को हम अपवर्तनांक कहते हैं, c को वायु में प्रकाश की चाल, और जो v हमारा लिखा हुआ है वह किसी माध्यम में प्रकाश की चाल को हम प्रदर्शित करते हैं। तो जी हमारा सूत्र है। तो इन सूत्रों को आपको याद रखना है, क्योंकि अभी हम आंकिक जब प्रश्न करते हैं तो उनमें हम इनका उपयोग करेंगे। तो जी हमारा क्या है, प्रकाश की चाल और अपवर्तनांक में जी संबंध के लिए सूत्र है। तो सबसे पहले आप इसको नोट कर लें। अब हम देखेंगे अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध क्या होता है। मान लीजिए कि हमने माना किसी माध्यम का जो अपवर्तनांक है वो n है, तथा क्रांतिक कोण का जो मान है वो c है जी, कैपिटल C है जी, ध्यान रखना है। अभी हम स्मॉल c ले रहे थे, जहाँ पे हमने लिखा था कि जो स्मॉल c को हम प्रदर्शित करते हैं वो वायु में प्रकाश की चाल को प्रदर्शित करते हैं स्मॉल c, लेकिन जो कैपिटल C यहाँ पर यूज किया है हमने वो हमारा क्या है, क्रांतिक कोण है। तो जी कैपिटल C है जी, ध्यान रखना है। हो तो इनमें जो संबंध होता है वो हमारा होता है n बराबर होता है 1 अपॉन साइन c, मतलब n बराबर 1 अपॉन साइन c। साइन c का मान है क्रांतिक कोण क्या होता है, तो n बराबर क्या होता है 1 अपॉन साइन c। तो एक जे भी फॉर्मूला होता है तो इसको भी आपको याद रखना है। इससे संबंधित भी आपसे क्या होते हैं, प्रश्न पूछे जाएंगे कि मतलब किसी माध्यम का यदि अपवर्तनांक n है तो बताइए उस माध्यम में क्रांतिक कोण का मान क्या होगा, या किसी माध्यम का हमें क्रांतिक कोण दिया हुआ है तो उसका माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा। तो इस सूत्र से हम क्या करेंगे, निकाल सकते हैं, जहाँ पे हमने लिखा है कि n बराबर है माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है और c कहलाता है क्रांतिक कोण क्या कहलाता है। तो इस फॉर्मूला को आप लिख लीजिए, फिर इसके बाद हम आपको बताएंगे कि क्रांतिक कोण किसे कहते हैं और पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी क्या कहलाता है। तो इसको पहले नोट कर लें आप। देखिए तो अब हम समझते हैं
कि क्रांतिक कोण क्या कहलाता है। तो यहाँ पे हमने तीन एक डायग्राम बनाए हुए हैं। सबसे पहले क्रांतिक कोण समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी प्रकाश किरण होती है वो क्या होती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में ही जाना चाहिए, तभी हमें क्रांतिक कोण प्राप्त होता है। तो मान लीजिए कि ये कांच लिया है और ये हमने लिया हुआ है वायु लिया है, माना ऊपर वायु है नीचे क्या है, कांच है। ऊपर वायु है और नीचे हमने कांच लिया हुआ है। जी हमारा पृथककारी पृष्ठ ले लिया हमने, जी हमने एक अभिलंब खींच लिया है। तो इस पृष्ठ, पृथककारी पृष्ठ और अभिलंब के बीच 90 अंश का कोण बनता है। तो जी हमने अभिलंब। अब हमने मान लीजिए कि कोई एक प्रकाश किरण है जो क्या हो रही है, इस प्रकार से यहाँ पे हमें ऐसे कोई प्रकाश किरण आपतित हो रही है, जिसको नाम दिया हमने ए और इसको नाम दे दिया ओ। अब जब भी कोई प्रकाश किरण क्या होती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यहाँ पे हम 2 पॉइंट आपको पहले बता देते हैं कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह जब कहाँ है, सघन से कहाँ जा रही है, विरल में जाती है, तो अभिलंब से दूर हट जाती है, तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। जी आपको पॉइंट याद रखना है कि जब भी कोई प्रकाश किरण है, अगर वो सघन माध्यम से कहाँ जा रही है, विरल में जा रही है। जैसे मान लीजिए कि कांच क्या है, सघन माध्यम है, वायु की अपेक्षा कांच सघन माध्यम है। तो जब क्या है, प्रकाश किरण जो हमारी ए है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, तो वह अभिलंब से दूर हटेगी, मतलब वो कुछ इस दिशा में अपवर्तित होगी। इसको ए ओ और इसको नाम दे देते हैं बी, ठीक है। तो जी प्रकाश किरण क्या होती है, अभिलंब से दूर हटती है, जी हमारा नियम है, ठीक है। तो जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, इसको आप नोट कर लेना है, ठीक है। दूसरा इसकी का एक और नियम होता है, जब प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। जी हमारा दूसरा नियम कहता है कि जब भी कोई प्रकाश किरण होती है वह विरल से, यानी विरल जी है तो विरल से अगर वो सघन में जाती तो वह अपने अभिलंब से क्या होती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। यानी सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ती है और विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती। ये दोनों पॉइंट आपको अच्छे से लिख लेना है और याद कर लेना है, ठीक है। पहले इन दोनों पॉइंटों को आप लिख लीजिए।
अब देखिए यहाँ पे हमने क्या है, एक प्रकाश किरण ली है AO, जो क्या होती है, जैसे ही विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। अब यहाँ पे कौन सा कोण बनता है, आपतन कोण। यहाँ पे कौन सा कोण बनता है, अपवर्तन कोण बनता है। अब हम क्या करते हैं, इस आपतन कोण का मान हम और बढ़ाते हैं। ठीक है, अभी मान लीजिए, माना हमने कि जी अभी हमारा कितने अंश का है, 30 अंश का है, तो जी हमारा लगभग जो कोण बनेगा, या मान लीजिए कोण बना हमारा कितना, 70 डिग्री का बना। जी अगर हमने 30 लिया हुआ है तो जी हम मान लीजिए कि जी 70 का बना है। अब हम इसके मान को और बढ़ाएंगे, आपतन कोण के मान को हम बढ़ाएंगे। तो बढ़ाया तो हमने कुछ कर दिया यहाँ पे 50, इसका मान कितना कर दिया हमने, 50 डिग्री का कर दिया। अब जी हमारी ए है, ए हो है, तो जी जो प्रकाश किरण है, अपवर्तित प्रकाश किरण, वो क्या होगी, वायु में ना जा कर के वो पृथककारी पृष्ठ से होकर के जाती है। मतलब यहाँ कितने अंश का कोण बन गया आपका, 90 अंश पे प्रकाश किरण मुड़ जाती है, यानी पृथककारी पृष्ठ से होकर जाती है। तो क्रांतिक कोण की परिभाषा कुछ इस प्रकार से हम कहेंगे कि आपतन कोण का वह मान, आपतन कोण का वह मान जिसके संगत अपवर्तन कोण कितने अंश का होता है, 90 अंश का हो जाता है। तो जो हमारा जो आपतन कोण है C, अब यहाँ पे आपतन कोण हम I दर्शा रहे थे, इसको आपतन कोण हमारा I है, लेकिन इसके लिए अपवर्तन कोण का मान कितना हो गया है जी, अब 90 हो गया ना। तो जो आपतन कोण का मान होगा वह क्या कहलाएगा, C, और जी कितना हो गया है, 50 डिग्री का हो गया है। ठीक है, मतलब 50 अंश का बनता है। तो परिभाषा आपको समझ में आई। आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाए, 90 अंश का हो जाए, तो उस आपतन कोण के मान को ही हम क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। तो जी आपतन जो कोण है जी, अब आपतन कोण नहीं रह गया जी, क्या बन गया है, अब क्रांतिक कोण बन गया, क्योंकि इसके लिए जो हमारा अपवर्तन कोण है वो 90 अंश का हो गया है। तो परिभाषा आपको ऐसे लिख लेनी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बन गया, हमारा क्रांतिक कोण बन गया। अब अगर हम इस क्रांतिक कोण का मान और बढ़ा दें, क्रांतिक कोण का और मान बढ़ाएंगे, तो जो जी प्रकाश किरण है वो पृथककारी पृष्ठ से होकर के ना जा कर के वो इसी माध्यम में, यानी जिस माध्यम से प्रकाश किरण जा रही थी उसी माध्यम में प्रकाश किरण क्या होती है, लौट जाती है। ठीक है, तो इसको हम A, इसको O, इसको देंगे B। तो देखिए जिस माध्यम से, अब इसका मान हमने और बढ़ाया, अभी जी 50 लिया था, अब इसका मान हमने कितना कर दिया, 60 कर दिया। तो प्रकाश किरण बाद दूसरी माध्यम में नहीं जाके वापस उसी माध्यम में लौट रही है। तो फिर जी जो घटना जो घटी है जी अपवर्तन की तो हो नहीं सकती है, तो फिर इस घटना को ही हम कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्योंकि जिस माध्यम से प्रकाश किरण चली और किसी पृष्ठ से टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो यह घटना अपवर्तन की नहीं है, यह है परावर्तन की, इसलिए इसको बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही जो हमारे कई प्रकार के यंत्र बनाए जाते हैं जिसको प्रकाशिक तंतु कहते हैं। प्रकाशिक तंतुओं का उपयोग कहाँ होता है, जब हमारे शरीर के आंतरिक अंगों की जांच होती है तो उसमें हम प्रकाशिक तंतुओं का उपयोग करते हैं। तो वहाँ पर इस पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उपयोग किया जाता है। प्रकाश की इस गुण का उपयोग प्रकाशिक तंतुओं में किया जाता है। और प्रकाशिक तंतुओं का उपयोग होता है कि जब हमारे आंतरिक अंगों की जांच होती है शरीर के अंदर की, तो उसमें क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो जी हमारा क्या है, क्रांतिक कोण है, और जी है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए कंडीशन होती है कि प्रकाश किरण हमेशा सघन माध्यम से कहाँ जाना चाहिए, विरल में जाना चाहिए। और जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की जो दूसरी कंडीशन होती है वो होती है
कि जो आपतन कोण का मान है वो क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशनें होती हैं तो पूर्णांतरिक परावर्तन की क्रिया होगी। तो पहली कंडीशन है पूर्णांतरिक परावर्तन के लिए कि प्रकाश किरण सघन से विरल में जाना चाहिए। दूसरी है आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। ये दो कंडीशन है पूर्णांतरिक परावर्तन के लिए। तो इसको आप नोट कर लें और ये चित्र भी समझ लें। एक बार क्रांतिक कोण की परिभाषा दोबारा सुन लें। आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री का हो जाता है, उस आपतन कोण को हम कहते हैं क्रांतिक कोण। ठीक है जी। क्रांतिक कोण की परिभाषा पूर्णांतरिक परावर्तन कहलाता है कि यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है तो प्रकाश किरण जो होती है वो हमारी दूसरी माध्यम में नहीं जा कर के उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो प्रकाश की इस घटना को हम कहते हैं पूर्णांतरिक परावर्तन कहते हैं। तो पहले इसको नोट कर लीजिए। और पूर्णांतरिक परावर्तन की दो कंडीशन होती हैं, प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में जाना चाहिए, दूसरा है आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। तो अगर ये दो कंडीशनें अगर लागू होती हैं तो हमें पूर्णांतरिक परावर्तन घटना देखने को मिलेगी। चलिए पहले इसको आप नोट कर लें। एक छोटा सा टॉपिक है प्रकाश के अपवर्तन का क्या कारण होता है। यानी जो प्रकाश, जैसे मान लीजिए कि एक जी है हमारा पृथक्कारी पृष्ठ, यहाँ पर क्या है हमने वायु ली हुई है, यहाँ पर हमने क्या ले लिया है, कांच ले लिया है। अब हमें प्रश्न ये उठता है कि प्रकाश किरण का अपवर्तन क्यों होता है। यानी कि जो प्रकाश किरण होती है वह अपने मार्ग से क्यों विचलित हो जाती है। क्योंकि चूँकि प्रकाश किरण तो कैसी चलनी चाहिए, सीधी रेखा में चलनी चाहिए, फिर भी प्रकाश किरण अपने मार्ग से विचलित हो रही है। तो उसका कारण क्या होता है कि जैसे जी आई हुई है प्रकाश किरण तो इसको जाना चाहिए था ऐसे, जबकि ऐसे नहीं जा कर के प्रकाश किरण कुछ ऐसे मुड़ जाती है। तो इसका क्या कारण है जी हम इस यहाँ पर हम बताएंगे आपको। देखिए, जब भी कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, यानी माध्यम यदि चेंज होता है तो प्रकाश की चाल भी क्या होती है, चेंज हो जाती है। प्रकाश की चाल क्या होती है, बदल जाती है, बदल जाती है। और प्रकाश की चाल बदलने के कारण ही प्रकाश का क्या होता है, अपवर्तन होता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि भिन्न भिन्न माध्यम के लिए प्रकाश की चाल क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। इसलिए प्रकाश किरणें क्या होती हैं, अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। कभी वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती हैं, कभी वह अभिलंब से दूर हट जाती हैं। जैसे वायु और ये कांच लिया है तो वायु विरल माध्यम है, चूँकि कांच क्या है, वायु की अपेक्षा सघन है, इसलिए प्रकाश किरण अभिलंब की ओर मुड़ गई है। यदि यहाँ पर हम क्या लेते, ऊपर क्या ले लें, कांच, और नीचे क्या ले लें, वायु, तो अब यदि प्रकाश किरण आएगी तो वह अभिलंब से क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी। क्योंकि ये विरल माध्यम, सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। जी हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि अपवर्तन का जो मुख्य कारण होता है भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल का भिन्न भिन्न होना। इसलिए जो प्रकाश किरणें होती हैं जब भी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं
तो वह अपनी मार्ग से विचलित हो जाती हैं। ये है प्रकाश के अपवर्तन का कारण होता है। अब हम प्रकाश के अपवर्तन के कुछ उदाहरण देखेंगे कि क्या होते हैं। जैसे अगर हम किसी बीकर में अगर हम क्या कर देते हैं, जैसे ये बीकर ले लिया हमने, ये कांच का, और इसमें हमने क्या भर दिया है, पानी ले लिया है, और यदि हम क्या करते हैं इसमें पेंसिल अगर हम डाल देते हैं, क्या डाल देते हैं, ऐसी पेंसिल डाल देंगे, तो वो कुछ हमें क्या दिखाई देती है, टूटी हुई दिखाई देती है। ठीक है, कुछ हमें ऐसे दिखाई देगी। ठीक है, ठीक ऐसे क्यों दिखाई दे रही, क्योंकि प्रकाश का क्या हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर। ठीक है, तो कुछ देखो जी ऐसी हो दिखना चाहिए थी हमें, लेकिन दिखती वो कुछ ऐसी टेढ़ी है। तो वही है कि पानी में डूबी पेंसिल का टूटी दिखाई देना, ये किसका कारण है, हमें अपवर्तन के कारण ही हमें ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, इसको हम और थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए। जैसे मान लो कि ये एक हमने पानी का बीकर लिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या है, पानी भर दिया है। अब यहाँ पर जैसे कोई ये पेंसिल हमने यहाँ पे सीधी डाली हुई है। ठीक है, अब क्या होगी कि यहाँ से जो प्रकाश किरणें चलेंगी, जैसे हम यहाँ से अगर हम देखेंगे, यहाँ से प्रकाश किरणें जो चलेंगी, ठीक है, तो वो क्या होंगी, जैसे यहाँ पर कोई देख रहा है। ठीक है, हमें अब यहाँ से कोई देखेगा तो यहाँ से ऐसे देखेगा तो उसको कुछ ऐसे दिखाई देगी, तो वो उसकी वास्तविक क्या है, वो यहाँ दिखाई देगा, यानी जो टूटी हुई दिखाई देगी। क्योंकि जो प्रकाश किरण है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो अभिलंब से क्या होती है, दूर हट जाएगी, कुछ ऐसे जाएगी। अब वो देखेगा कि सीधे यहाँ, तो हमें जो पेंसिल होगी वो यहाँ है, क्योंकि वो हमें उसका बिंदु यहाँ दिखाई देगा। तो जो पेंसिल का टूटा हुआ दिखाई देना है वो मुख्य कारण किसका है, अपवर्तन के कारण ही हमें क्या है, दिखाई देता है ऐसा। ठीक, अब हमारा दूसरा कारण है कि रात्रि में तारों का टिमटिमाना। चूँकि तारे टिमटिमाते नहीं हैं, लेकिन हमें टिमटिमाते हुए नज़र आ रहे हैं, दिखाई देते हैं रात में, तो उसका कारण होता है कि जो हमारी प्रकाश किरणें होती हैं, जो तारों से आती हैं प्रकाश किरणें, वो हमारी आँखों पर पड़ती हैं। तो जो वातावरण में जो वायु होती है, उस वायु में प्रकाश का बार बार क्या होता है, अपवर्तन हो रहा है, और उसी अपवर्तन होने के कारण हमें तारे कैसे हुए, टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं। ठीक है, अगला है सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय। जैसे पहले आप देखें, सूर्य उदय हो रहा हो या सूर्य अस्त हो रहा हो, तो हमें सूर्य तो दिखाई देता है, लेकिन उसका प्रकाश दिखाई नहीं देता है। तो चूँकि उस समय जो सूर्य होता है वो क्षितिज से नीचे होता है, लेकिन अपवर्तन के कारण वो हमें ऊपर दिखाई देता है, जिससे हमें ये लगता है कि सूर्य निकल आया है, जबकि वो क्षितिज से नीचे है। उसका कारण है अपवर्तन के कारण। ऐसा जो दिखाई दे रहा है हमें सूर्य, वो अपवर्तन के हमें कारण दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो जी हमारे जी 3 जो उदाहरण हैं, और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, तो जी आपको उदाहरण भी आपको सीख लेना है, और इनको आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आपको हम लास्ट में बता रहे हैं। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वो भिन्न भिन्न प्रकाश किरणों के लिए क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। आपको पता है कि जो सूर्य का जो श्वेत प्रकाश होता है वो 7 रंगों से मिलकर के बना होता है। तो उन 7 रंगों के लिए जो माध्यम का अपवर्तनांक होता है वो अलग अलग होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो माध्यम का अपवर्तनांक होता है वो अलग अलग रंगों के लिए क्या होता है, अलग अलग होता है। तो माध्यम का अपवर्तनांक प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है, रंग पर निर्भर करता है। अगला पॉइंट है, अपवर्तनांक जो होता है वो बैंगनी रंग के लिए क्या होता है, अधिकतम होता है। ठीक है,
और जो अपवर्तनांक होता है वो लाल रंग के लिए न्यूनतम होता है। ठीक है, तो बैगनी रंग का जो अपवर्तनांक होता है वो अधिकतम होता है और लाल रंग का जो अपवर्तनांक होता है वो न्यूनतम होता है। हीरे का जो अपवर्तनांक होता है वो सबसे अधिक होता है और उसका मान होता है 2.42। तो ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जो आपको नोट कर लेना है। और इनमें से जो विकल्प बनते हैं उनमें से पूछा भी जाता है कि बताइए बैगनी रंग के लिए अपवर्तनांक अधिकतम है या न्यूनतम है, या लाल रंग के लिए अपवर्तनांक अधिकतम होता है या न्यूनतम होता है, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, क्या जो माध्यम का अपवर्तनांक है वो प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है या नहीं। तो ये आप महत्वपूर्ण बिंदु को नोट कर लें।